नमस्कार दोस्तों, पत्रिका उत्तर प्रदेश के फेसबुक लाइव पे आप सबका स्वागत है। हम जुड़े थे मुख्तार अंसारी के मुकदमा दर्ज करने वाले तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र सिंह से। हमारी बातचीत हुई, कुछ तकनीकी दिक्कतों से हमारी बातचीत बीच में रुक गई थी। हम फिर से शुरू करते हैं आप सब लोग को। शैलेंद्र सिंह जी, आप उस वाकया को दोबारा बताइए। आपको क्यों इस्तीफा देना पड़ा? सरकार कैसे आप पे दबाव बनाया? किस तरीके से काम करना पड़ा? वो एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद आप उपेन्द्र जी। राजस्थान पत्रिका के सभी दर्शकों को फिर से मेरा नमस्कार। ये बात है सन 2003 अंत की। मैं उस समय एसटीएफ में था और लखनऊ में कैंटोनमेंट क्षेत्र में उस समय मुख्तार अंसारी और तत्कालीन जो उस समय जीवित थे कृष्णानंद राय, इन दोनों लोग के बीच में क्रॉस फायरिंग हो गई थी। एक का काफिला बनारस जा रहा था, दूसरे का आ रहा था और आमने सामने देखते ही फायरिंग हो गई। और शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर ये एक हड़कंप मच गया कि अगर राजधानी में इस तरह से क्रॉस फायरिंग हो रही है तो पूर्वांचल में जहां के सब रहने वाले हैं वहां क्या होगा। और हाई लेवल मीटिंग के बाद उस समय शायद कृष्णानंद राय बीजेपी से विधायक थे शायद। हाँ बिल्कुल, विधायक थे उस समय। आपको मालूम है कि पहली बार मुख्तार के लोगों को हरा के ये विधायक बने थे और बड़ा उसको खींच थी कि कैसे ये हमको हरा दिया हमारे क्षेत्र में। तो ये शासन स्तर से डिसाइड हुआ कि एसटीएफ इसकी मॉनिटरिंग करेगी और मुझे चुना गया इसके लिए क्योंकि मैं चंदौली का रहने वाला था। बनारस में मेरी पोस्टिंग्स एज ए सीओ थी, तो मैं काफी समझता था पूर्वांचल को। बहुत अच्छे तो कहा गया पूरी तरीके से मऊ, गाजीपुर और पूरी तरीके से हम वाकिफ थे उस क्षेत्र से। और आप बिल्कुल बचपन से देखते आ रहे हैं मुख्तार अंसारी की चीजों को, आप देखते भी आ रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, हम लोग देखते आ रहे हैं। आगे हम बताएंगे जो चंदासी में रूंगटा जी का अपहरण हुआ, फिर उनके मारा भी गया, फेंक दिया गया, जो भी है, तो वो सब मुगल सराय मतलब चंदौली में आता था। वो मुगल सराय का पार्ट था। पहले तो चंदौली बनारस एक ही था। खैर, जब ये डिसाइड हुआ कि नहीं हमको लीड करना है, बनारस यूनिट का इंचार्ज एसटीएफ बना के भेजा गया कि पूर्वांचल यूनिट, बनारस का पूरा पूर्वांचल यूनिट और बनारस हेडक्वार्टर बनाया गया कि आप वहां से बैठ के देखिए। और हम लोग ने जाके फिर इस पे काम शुरू किया। सभी के फोन को लिसनिंग पे लिया। वो शासन के परमिशन से हुआ, क्योंकि अगर लिसनिंग पे हम किसी को लेते हैं, शासन के परमिशन से करते हैं, तो वो एविडेंस एक्ट के तहत कवर होता है। उसी लिसनिंग के दौरान, फोन टैपिंग के दौरान ये बात सामने आई कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है, बाबूलाल यादव, उससे एक लाइट मशीन गन जो राष्ट्रीय राइफल में तैनात था वहां से भगा हुआ लेके उसको खरीदना चाहता है। 1 करोड़ में लगभग सौदा तय हुआ है और मुख्तार अपने आदमी जिसके माध्यम से बात भी करता था, कभी डायरेक्ट भी करता था, तो उसने कहा कि शायद वो गनर, मुख्तार अंसारी को गनर था और बाबूलाल शायद ममेरे या चचेरे भाई थे, कुछ ऐसा। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मौलाना जो उसका एक्स गनर था मुन्नर यादव, उसका सगा भांजा बाबूलाल यादव था। तो उसके माध्यम से सब अपना डील हो रही थी। और उसमें ये हुआ था कि ये बार बार ये शब्द मुख्तार बोलता था, ये लाइन बोलता था कि ये लाइट मशीन गन विपक्षी के पास नहीं जाना चाहिए। कारण उसका ये था कि जो कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो राइफल के अगेंस्ट में थी और आप जानते हैं कि लाइट मशीन गन की मारक क्षमता उससे बहुत ज्यादा होती है। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी रहते हुए भी ये कृष्णानंद को मार देता अगर इसके हाथ में लाइट मशीन गन होती तो। एक बार में कितनी बार उससे फायरिंग कर सकते हैं लगातार? 100, 150? समझिए सैकड़ों गोली निकलती हैं। 3 आदमी उसको फायरिंग के लिए चल लगते हैं। एक आदमी स्टैंड आगे ट्राइपॉड लगाया जाता है, उस पे होता है, फिर एक आदमी लेटता है, गन संभालता है, एक आदमी मैगजीन देखता है, एक आदमी अन्य हेल्प करता है। तो इस तरह से कितनी घातक उसकी क्षमता है, मारक क्षमता, आप समझ सकते हैं। तो वो शासन स्तर पे था ये चिंता का विषय कि अगर मुख्तार अंसारी के पास ये लाइट मशीन गन चली गई तो बहुत कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा जिसके सरकार की किरकिरी हो गई। यद्यपि कि उस समय मुलायम सिंह यादव की मिलीजुली सरकार थी और मायावती जी के सर पार्टी को तोड़ के सरकार बनाई थी और मुख्तार जैसे लोग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे जो संभालते थे, अंदर से मैनेज करते थे विधायकों को, जैसे भी हो। लेकिन फिर भी कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इतना बड़ा गैंगवार हो जाए कि उसकी छवि खराब हो जाए, सबके बीच में चली जाए। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को स्पेशल दायित्व दिया गया कि नहीं, आप लोग इसको किसी कीमत पर रोकिए। लिसनिंग के दौरान ये समझ में आया कि बाबूलाल यादव चंदौली का रहने वाला है और पीसीओ से जाके बात करता है, क्योंकि उस समय मोबाइल का जमाना ऐसा नहीं था। मोबाइल लेकिन बहुत कम था।
तो ये पीसीओ से बात करता था और समझ में आया कि गन कहीं और रखा है। पीसीओ पर जब आता है तो ये अकेले होता है। खैर हम लोगों ने उस समय टैक्टिक्स के माध्यम से पूरा पीसीओ से इसको कवर किया, उठाया। बाद में इसने कबूला कि हम इसको अपने मामा के पास रखे हैं, जो उसका एक्स गनर था मुन्नर यादव, और चौबेपुर थाना क्षेत्र में वो पड़ता था बनारस के, और वहां जाके फिर इसकी बरामदगी हुई। दोपहर तक, सुबह जब ये बरामदगी हो गई, हम लोगों ने बल्कि स्पेशल कहा कि इसको बाबूलाल यादव को प्रेशराइज किया कि तुम को बचा देंगे एक टैक्टिक्स के तहत, अगर तुम मुख्तार अंसारी को डील करने के लिए बुला लो। इसने बात भी कर ली और शायद संभवतः जैसा इसका कहना था, मुख्तार अंसारी आ भी गए थे जौनपुर तक लेने के लिए, डील करने। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि कहीं से ये मतलब सूचना लीक हो गई और सब जगह तक पहुंच गई, और ये हुआ कि बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, सब कुछ है। एसटीएफ का बहुत ही मतलब गोपनीय तरीके से जो भी ऑपरेशन करते हैं, गोपनीय तरीके से करते हैं। तो लीक करने वाला हो सकता है कोई आपके डिपार्टमेंट से, आपके ही नहीं, देखिए हुआ ये था कि जब हम लोग रिकवरी करने जा रहे थे तो जो लोकल थाना क्षेत्र होता है उसको भी आपको शामिल करना पड़ता है। कहीं कोई बात हो गई तो कहा गया कि आपने हमें नहीं बताया, तो लोकल थाना क्षेत्र के लोगों को शामिल किया गया था। उन्हीं में से कहीं से लीक हो गए कि एसटीएफ में तो समाना न के बराबर रहती कि लीक हो। और ये बात जब सामने आ गई तो फिर हम लोग को वहीं पर मिशन क्लोज करके फिर एफआईआर दर्ज करके इसको लाना पड़ा। और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा गुड वर्क था, शासन के लिए गुड वर्क था कि लाइट मशीन गन की बरामदगी इसके पहले न कभी हुई है और न इसके बाद हुई है। अकेली बरामदगी अब तक उत्तर प्रदेश में है। तो ये गुड वर्क के रूप में सब लोग बधाई देने लगे, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन की बात चलने लगी कि आप सबको मिलेगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, पूर्वांचल में एक बड़ा हादसा हो जाता जिसको टाल दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे ही शाम को मीडिया के माध्यम से ये न्यूज फ्लैश हुआ कि इसमें पोटा लगा हुआ है, अब पूरा मामला सरकारी यू टर्न ले लिया। मुलायम सिंह यादव को जैसे पता चला, मुख्तार को पता चला, मुख्तार पहले इसके पहले खुश इस बात से था कि चलो ये आर्म्स एक्ट की सिंपल रिकवरी है, जिसके पास पाया गया वो दोषी है, बात करने वाला दोषी नहीं हुआ। लेकिन पोटा एक्ट में बात करने वाला भी सेम दोषी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुख्तार पूरी तरह फंस गया था। शासन के परमिशन से सब कुछ उसका फोन टेप था, रिकॉर्ड था, जो एविडेंस एक्ट के तहत न्यायालय में कवर होता है, और उसको बचने की कोई दिखी नहीं सूरत। फिर मुलायम पे उसने प्रेशर बनाया, जैसा हमने बताया मिली जुली सरकार थी, वो इन लोग मैनेज करते थे, और मुलायम ने फिर सर हम लोग के अधिकारियों पर प्रेशर बनाना शुरू किया उनके थ्रू मेरे ऊपर कि इस मामले को यही रफा दफा कर दिया जाए। आपको याद होगा उस समय तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ से राजकुमार विश्वकर्मा जी थे, जो वर्तमान में डीजीपी उत्तर प्रदेश है। इन्होंने स्टैंड लिया कि सर हम लोग उसकी क्या गलती है, इसमें तो सब कुछ परमिशन से हुआ, सब कुछ सीनियर अधिकारियों को बता के हुआ, और जो भी किया गया आप सब ऊपर के निर्देश पे हुआ। और एफआईआर पुलिस में आप जानते हैं एक बार दर्ज हो गई तो बाहर बदला नहीं जा सकता। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जो प्रेशराइज करते थे ऊपर से, क्या वो डायरेक्ट आपको फोन करते थे या सरकार मुलायम सिंह खुद इसमें इन्वॉल्व थे या किसी के द्वारा कराते थे? किस तरीके से दबाव बनाया, इसको थोड़ा बताएंगे आप? देखिए मैं बिल्कुल बताता हूँ। आपको याद होगा जब ये सब नहीं हमने मना कर दिया था तो तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ राजकुमार विश्वकर्मा, आईजी बनारस श्री मनोज कुमार और डीआईजी संभवतः सतीश यादव क्या थे, इन तीनों लोग का ट्रांसफर रातों रात हुआ था एक साथ, और ये मैसेज दिया गया कि नाराजगी कितनी है। और उस समय बनारस में एसएसपी जो थे श्री सुभाष चंद्र जी थे, आपकी पत्नी श्रीमती अनीता सिंह आईएएस जो उस समय सचिव मुख्यमंत्री थी, आपको मालूम है कितनी पावरफुल पोस्ट पे थी। और एक सुभाष चंद्र जी ने मुझे फोन करके कहा था कि शैलेंद्र इस मामले को कैसे खत्म करो, मुलायम सिंह जी बहुत नाराज हैं और उनकी सरकार मुसीबत में आ गई है। मुख्तार ने धमकी दी हम सरकार गिरा देंगे अगर हमें नहीं बचाया गया तो मैंने कहा सर आप बताइए, पुलिस अधिकारी हैं, कैसे ये खत्म हो सकता है? न एफआईआर बदली जा सकती है, मैं तो वादी हूं, सिंपल इन्वेस्टिगेशन मुझे नहीं करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करके बताता हूँ। फिर उन्होंने जिससे ऊपर बात किया, जैसा बात से पता चला कि मुलायम सिंह जी से इन्होंने बात किया, मुलायम सिंह जी मतलब फिर वही चीज अड़े हुए थे कि नहीं इसको खत्म करो। अंत में आया कि एक रास्ता है, तुम इन्वेस्टिगेशन तो करोगे नहीं, दूसरा कोई करेगा क्योंकि तुम तो वादी हो। इन्वेस्टिगेशन में तुम मुख्तार का नाम मत लेना,
तो मैंने कहा सर ये कैसे संभव है, जिस एफआईआर में मैंने शुरुआती लाइन में इसका नाम लिखा हुआ है और इन्वेस्टिगेशन में मैं उसका नाम कैसे नहीं लूंगा? क्या मैं अपनी एफआईआर से बदल जाऊंगा, मुकर जाऊंगा? अच्छा, तो ये एक भी बात नहीं मुझे। सर, जब आप बरामदगी करिए बाबूलाल से, तो मतलब ऐसा क्यों समय नहीं निर्धारित किए कि दोनों को साथ में, या मुख्तार उस समय आता दोनों को जब हथियार, नहीं नहीं, उस वक्त का आप इंतजार नहीं किया आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात ये थी कि बाबूलाल यादव को वो डील करने के लिए उसका जो फेमस मोहम्मदाबाद गाजीपुर में घर है जिसको फाटक बोलते हैं, आप शायद वहां लोकल लोगों से पूछिएगा, उसका हवेली फाटक बोला जाता था। और उस फाटक के अंदर अगर चला जाता ये लाइट मशीन गन तो आपके लिए रिकवरी मुश्किल होती है। मुश्किल हो जाती है। और उन हाथों में अगर चला जाता, या जिस समय गन इसके पास होती है, क्या नाम है, लाइट मशीन गन बाबूलाल के पास भी होती, तो सेना का ट्रेंड सिपाही था, अगर ये चला देता तो हम लोग जो एसटीएफ के लोग थे, हम लोग की बुलेट प्रूफ जैकेट AK-47 इस सब के अगेंस्ट होती है, लाइट मशीन गन झेल नहीं सकती थी। तो ऐसी दशा में हमको अपनी टीम को भी सुरक्षित रखना था, लाइट मशीन गन बरामद करना था, और कोई बड़ा हादसा न हो ये भी टालना था। क्योंकि आप जब गोली चलेगी, सैकड़ों गोली, तो कौन मरेगा, पब्लिक कितनी मरेगी, कौन, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए टैक्टफुली ये बरामद पहले की गई, और हम लोग निश्चिंत थे कि भाई पोटा तो लगा ही है, बरामद हो जाएगी, बात करने के दोषी यही है, ये तो एविडेंस एक्ट में कवर है, शासन परमिशन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उस समय बेस्ट पॉसिबल हो सकता था, कम से कम हादसे में, और हमने सोचिए कि बिना हादसे के रिकवर किया, अगर जरा भी चूक होती तो कितने लोग मरते पता नहीं था। तो इसलिए इसको बिना उसके गए बरामद हो गया, और लिंक तो पूरा था ही एविडेंस एक्ट के तहत। तो हम निश्चिंत थे कि सजा ये भी पाएगा उतना ही। किस तरीके से आपको इतना प्रेशराइज किया गया कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? अब वही मैं बता रहा हूं। तो जैसे मैंने दोबारा, उन्होंने कहा कि आप अपना बयान में नाम मत लीजिए, तो मैंने कहा सर ये भी नहीं संभव है, हम अपने एफआईआर से मुकर नहीं सकते, शुरुआती लाइन में मुख्तार का नाम लिया है। तो उन्होंने कहा, मैंने फिर उनको खुद सजेस्ट किया कि हमने कहा कि हो सकता है आप लोग स्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो मुख्यमंत्री जी के सामने, मुझे आप नंबर दीजिए, मैं बात करता हूं और पूरी स्थिति बताता हूं कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई, बदली नहीं जा सकती, बयान में मुकर नहीं सकता हूं, सब कुछ शासन प्रशासन के परमिशन से, आदेश से हुआ है। तो उन्होंने छूटते कहा कि शैलेंद्र, तुम्हारा नाम लेते ही मुलायम सिंह तो बहुत चिढ़ जा रहे हैं, और तुम ना बात करो तो ही बेटर है। हमने कहा ठीक है सर, फिर आप लोग जो उचित समझिए करिए, मैं तो इस एफआईआर से न मुकर सकता हूं, ना एफआईआर बदली जा सकती है। अब इसके बाद नाराजगी में वही हमने कहा कि सब लोग का ट्रांसफर हुआ, आईजी, डीआईजी बनारस जोन के, फिर रेंज के डीआईजी, फिर इसके बाद तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ राजकुमार विश्वकर्मा जी का भी ट्रांसफर हो गया, क्योंकि इन्होंने भी मेरा स्टैंड लेने की कोशिश की मेरे पक्ष में। तो अब स्वाभाविक है कि नाराजगी हो चुकी थी जम के, बनारस यूनिट क्लोज करके तुरंत बुला ली गई लखनऊ, और इस 15 दिन में घटना बरामदगी से और मेरे इस्तीफा देने, यानी 11 फरवरी 2004 से के बीच में 15 दिन में हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाया गया कि आपकी सर्विस अभी 10 साल भी नहीं हुई, 9.5 साल की सर्विस है, आपका परिवार है, आपको आगे काम करना है, भविष्य पड़ा हुआ है पूरा, बी प्रैक्टिकल होइए। बी प्रैक्टिकल के नाम पे तमाम बातें धमकी के रूप में समझाने के लिए आपके ऑफिसर्स, आपके साथी, या ऊपर शासन से, सरकार से समझाते थे लोग इस तरीके से जो आपको समझाया जाता था, कहते थे? नहीं, आप समझ सकते हैं कि मैं तो स्टैंड ले लिया था, तो लोगों ने कहा इससे बात करना बेकार है, लेकिन शुभचिंतक के रूप में लोग समझाते थे कि इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, प्रॉस कॉन्स क्या हो सकते हैं, आपने बहुत गलत स्टैंड लिया, माफिया जैसा मुख्तार है, आप जानते हैं, सरकार जिसको समर्थन दे रही है, कितना गंभीर मामला है, वो सरकार का इस समय ब्लू आइट बॉय है, ऐसी स्थिति में आपको नहीं लेना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए, ये सब होता रहता है, आप शांत रहिए, सब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ऐसी सर्विस में अब रहने का कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन मैंने रिजाइन किया, उस दिन एक परिवार बनारस का जो क्लर्क था सिंपल, उसके बेटे का किडनैपिंग हुई थी, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, और वो यही आदमी कहता रहा, साहब बताइए मैं 1 करोड़ कहाँ से दे दूंगा, मैं तो सिंपल क्लर्क हूँ बैंक का। और मैं अपहरण किया था, किडनैप किया था? नहीं, पूर्वांचल के दूसरे लोग थे, और मैं खुद उसमें ड्राइवर बन के गया था 2-3 बार, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे सब पहचान गए, टीवी में देखा होगा कहीं से भी,
और फाइनली वो जेल में जाके फिरौती की रकम ली गई। अब आप समझ सकते हैं कि जेल के अंदर बैठ के माफिया कैसे चला रहे थे। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में वो परिवार उस दिन मेरे पास आया हुआ था कि सर हम लोगों ने तो बच्चे को पैसा दे के छुड़ा लिया, अब बनारस छोड़ के हम लोग जा रहे हैं और आपने बहुत सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद देने आए हैं। मुझे ये ग्लानि हुई कि मैं देखिए कितना बड़ा लेलमजी पकड़ा हूं मेरी टीम ने, वो वापस करने की बात हो रही, सब खत्म करने की लीपा पोती। इधर परिवार जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, शासन से भर्ती जब होते हैं तो हम पब्लिक सर्वेंट के रूप में शपथ लेते हैं, यानी जनता की सेवा करेंगे। आम बोलचाल में गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, अब तो पार्टी के सर्वेंट हो गए हैं। तो मुझे बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैं ऐसी सर्विस में क्यों पड़ा हूं, अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहा हूं जहां मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। अच्छा, और मैं फिर आप जब इस्तीफा दे रहे थे, आप रिजाइन कर रहे थे, तो मुलायम सिंह यादव जी आपसे कुछ बात किए डायरेक्ट, या मना किए या रोका गया, उन्होंने रोका कि आप इस्तीफा ऐसा मत करिए, ऐसा उन्होंने कुछ कहा? नहीं, ऐसा है, आपको बताऊं, मैं उस समय जब मैंने इस्तीफा दिया किसी को नहीं मालूम था। शाम को 5 सवा 5 बजे मैंने इस्तीफा फैक्स किया, जैसे ये परिवार मिलके गया मुझे। और तत्कालीन जो हमारे बात के उस समय एसएसपी थे, उनके साथ मैं काम करता रहा 8 बजे तक। उन्होंने जो काम सौंपा मैं 8 बजे तक काम करता रहा। और जब मेरा इस्तीफा फ्लैश हुआ मीडिया में, कहीं से लीक हुआ तो फ्लैश हुआ। राज्यपाल को भेजा था आपने? है? सीधा इस्तीफा आप राज्यपाल को भेजे थे आप? जी हाँ, क्योंकि हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी राज्यपाल होते हैं, इसलिए मैंने अपने इस्तीफा भेजते समय ये लिखा कि जहां पे जिस सरकार में माफिया निर्णय ले रहे हो और सरकार मात्र उस पर मुहर लगा रही हो, ऐसी स्थिति में हम जैसे ईमानदार अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल है और मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर सर्विस से बाहर जाता हूं। तो ये जब फ्लैश हुआ 8 बज चुके थे। अब सोचिए कि हमारे उस समय तत्कालीन एसएसपी एसटीएफ भाग के घर पे आए, उन्होंने यही पूछा कि शैलेंद्र तुमने 5 बजे इस्तीफा दिया लगभग और 8 बजे तक मेरे साथ काम करते रहे, मैं तुम्हारे चेहरे के, तुम्हारे शिकन से मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम इतना बड़ा डिसीजन लेके बैठ गए हो, मेरे साथ चुपचाप काम कर रहे हो, जो भी मैं बता रहा हूँ वो काम कर रहे हो तुम्हारी मनस्थिति क्या थी? तो हमने कहा सर मनस्थिति की बात नहीं है, बात यह है कि हम जिस जॉब में आए हैं पब्लिक की सेवा के लिए, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे इसमें बने रहने का अधिकार नहीं है और मैं फिर छोड़ के इसको जा रहा हूँ। शायद आप 1999 में, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा आपके बारे में, और कि एक बार शायद 70 ट्रक मुख्तार अंसारी का आपने पकड़ा था, उसमें कोयला या अवैध तरीके से कुछ इस तरीके से चल रहा था, तो जी हाँ, उसमें भी आप पे दबाव बनाया गया था, मुलायम सिंह ने दबाव बनाया और फिर आपने इस्तीफा की धमकी दी थी, तो वो सरकार बैक फुट पे आ गई थी। ये क्या मामला है, इसको थोड़ा सा हमें। देखिए इस समय एक बार जो है कोल रैक जैसे आते हैं, कोल रैक आता है तो कोयला उतरता है और ये कोयला लिखा पढ़ी में जाता है किस लिए? सॉफ्ट कोक बनाने के लिए, हार्ड कोक से, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान न हो, धुआं न निकले ये सब, और उसके लिए बाकायदे इंडस्ट्री बनती है। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि ये पूरा का पूरा रैक वहीं से रेलवे जहां उतरता था वहां से सीधे ब्लैक होके मार्केट में चला जाता था, भट्टों पे, ईंट भट्टों पे ज्यादातर जाता था। तो मैंने 36 ट्रक कोयला पकड़ा था जिससे इन लोग पैसा लेते थे और बहुत सरकार ने जैसा बताया कि सब होता है, मैंने कहा कि नहीं ये छूट नहीं सकते हैं, और वो 36 ट्रक कोयला 1 महीने तक पड़े रहे। बहुत बड़ी रिकवरी थी, अब तक का इतिहास मेरे ख्याल से होगा इस तरह से नहीं हुआ होगा। तो ये शुरू से हम इस तरह का देखते रहे, लगभग कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम आम हित में, यानी आम पब्लिक के हित में काम करना चाहें और जगह जगह ये लोग रोड़े अटकाते हैं, दिखाने के बात बाहर कुछ होती है, मंच पर बोलने कुछ होती है, पर्दे के पीछे कुछ होती है। तो आप एक तरीके से कहा जा सकता है कि आप मुख्तार से ऐसे, हमें लगता है पहले अफसर डायरेक्ट पंगा लिए, उनके ट्रक को पकड़े, मुकदमा दर्ज किए, इस तरीके की चीजें किए, तो आपको कभी डर इस चीज का नहीं लगता था कि इतना बड़ा माफिया जिसके नाम से लोग खौफ खाते हैं, खौफ था इतना पूर्वांचल में, तो आपको इस चीज का कभी डर नहीं था? आपका परिवार है, बच्चे हैं, इस तरीके से कभी मन में ये चीजें नहीं आई? नहीं, बात सही है। देखिए मेरा परिवार का जो इतिहास रहा है, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, 4 हमारे भाई लोग थे दादाजी, और 2 लोग शादी नहीं किए थे, क्यों? इसलिए नहीं किए थे कि किसी का भी केस आता था अंग्रेजों के जमाने में 2 लोग जेल ही जाते थे। हमारी पूरी संपत्ति पहले से सब नीलाम कुड़ की अंग्रेजों के समय हो चुके थे,
कमलापति जी, उनके साथ मतलब ये थे, चौरी चौरा कांड में इन लोग बंद थे। दादाजी हमारे ऑर्गेनाइजर थे, बोला जाता था। तो बचपन से मैंने उनको देखा, उनको सुना, उनको जिया, और कहीं ना कहीं से वो बात हमारे अंदर पड़ी हुई थी कि हम लोग को दबना नहीं है। आजादी के समय कितना त्याग हम लोग के पूर्वजों ने किया, और वर्तमान में इस सरकार मतलब जो जनता के लिए काम करनी चाहिए वहां माफिया कंट्रोल कर रहा है। तो बहुत बड़ा विरोधाभास था। आपके पिताजी भी डीएसपी पे थे? जी हाँ, मेरे पिताजी भी डीएसपी थे, और दुर्भाग्य ये था कि वो जब रिजाइन की और रिटायर हुए 1994 में, और मैं 1994 में डिप्टी एसपी ज्वाइन किया उनके सर्वे रहते ही, और पहली सैलरी से मैं उनको शॉल उड़ाया, और उन्होंने अपने पहले पेंशन से मुझे वर्दी खरीदने के दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद उनकी डेथ हो गई 2 दिन बाद ही। लेकिन माताजी हमारे थे, भाई थे, सब परिवार था, सब लोगों ने इस बात पे स्टैंड लिया। उस समय मीडिया में आपने देखा होगा कि माताजी ने, मेरे जो पढ़ी लिखे नहीं, गांव में ही रहती थी, उन्होंने कहा कि हमारे बेटे ने जो किया उस पर गर्व है। कभी किसी को डर नहीं लगा हमारे यहाँ, क्योंकि परिवार का इतिहास ऐसा रहा, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में, एक न एक दिन मरना ही है, लेकिन रोज रोज डर के जीने से कोई फायदा नहीं है। और मैं कभी इन लोग से नहीं डरा। हकीकत आपको बताऊं, जब आप रिजाइन किए, चीजें कर रहे थे, तो पत्नी या परिवार या रिलेटिव्स, उनका क्या रिएक्शन आता था? वो क्या कहते थे? उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता था? देखिए, जब मैं रिजाइन किया तो हकीकत ये था कि मैं किसी से नहीं पूछा था। घर में मैं रिजाइन करके जब आया, मेरी पत्नी, एक बगल में फोटोग्राफर थी प्रेस के, उनके परिवार रहता था, उन लोग कमरे में बैठे के बात कर रहे थे। तो बल्कि उन्होंने पूछा भाभी जी ने कि भाभी जी क्या बात है, भाई साहब के पीछे आज मीडिया बहुत आई, कह रहे कुछ पकड़ते रहते हैं, वही होगा। और कमरे में इन लोग, टीवी खुला हुआ था, और टीवी में जब ये फ्लैश हुआ कि मैं रिजाइन कर चुका हूं, तब इन लोग को पता चला कि रिजाइन मैं किया हूं। और ये बात सही है कि कोई फैमिली नहीं चाहती कि अच्छी खासी जॉब छोड़ के कोई चला जाए। लेकिन जब मैंने पूरी स्थिति बताई कि ऐसी ऐसी स्थिति, क्योंकि हम घर में आके बाहर की बातें डिस्कस नहीं करते थे कि हमारी सर्विस कंडीशन क्या है, और पूरी चीजें जब बताई तो सबने फिर हमारा साथ दिया। और आपको याद होगा जब इन लोगों ने अरेस्ट करके मुझे जेल भेजा, तो मेरी पत्नी ने ही, आप लोग मीडिया के बीच में जाके पूरा मोर्चा संभाला, वो डरी नहीं, बिल्कुल पूरा जवाब दिया। तो हमारा 2008 का मामला है शायद। हाँ, ये 2007-8 की बात है, उस समय मायावती की गवर्नर थे। जी जी। और 2004 में नवंबर में मुलायम सिंह ने भी मुझे अरेस्ट कराया था बनारस में। अच्छा, किस मामले में? बनारस में उन्होंने, दोनों का मामले जो हमको अरेस्ट करेगा उसमें यही दिखाया गया था, सरकारी कार्य में हस्तक्षेप। अब वो तो बहाना एक होता है। ये 4 साल का जो पीरियड था 2004 से 8 में, आप ये आपको उस बीच में किस तरीके से, आपको किसी तरीके से परेशान, मुकदमा और सरकारी टॉर्चर, मेंटली इस तरीके से कैसे आप गुजरे, उसको जरा आप बताएंगे? नहीं, आप तो खुद समझ सकते हैं कि जब सरकार आपके पीछे पड़ जाए तो तमाम उसके पास हथकंडे होते हैं। जैसे 2 बार मैं गया ऑफिस में मिलने के लिए, और उसको दे दिया गया कि शैलेंद्र सिंह ने आके यहाँ तोड़ फोड़ की, और फिर उसको जेल भेज दिया गया। ये सरकार के लिए बड़ा आसान काम है। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट तक मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा हीनियस अपराधी हूँ। इवन गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात चल रही कि शैलेंद्र का संबंध शटर कटर गिरोह से, आप सोच सकते हैं किस लेवल पे जाके सरकार पीछे पड़ती है। तो ये लोगों ने पूरी कोशिश की, और हम ही नहीं, हमारे जो टीम के लोग थे उनको भी परेशान किया गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो मेरी टीम में जिसने हमारे जस्ट बाद लेट किया, अजय चतुर्वेदी, वर्तमान में एनआईए से वो रिटायर हो गए हैं डिप्टी एसपी के रूप में। और अभी रिटायरमेंट के बाद वो मेरे पास परेशान होके आए और कहे कि सर, हम लोग की गलती क्या है कि आप जब सीओ महानगर थे, मैं आपके साथ काम करता था, उस समय का मुकदमा खोल करके, और जो मुलायम सिंह के चहेते अधिकारी हैं उन लोगों द्वारा एंटी करप्शन की हम लोग की अब जांच की जा रही है। और सबसे जान के आश्चर्य होगा कि उस समय सरकार 2 साल पहले की बात है, और योगी जी की सरकार थी। तो मैं गया, मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से 5 अप्रैल 2021 को, और मैंने सामने रखा कि आप देखिए कि किस तरह से आज के शासन में ही, और मुलायम सिंह के चहेते अधिकारी पुराना केस, 15 साल पुराना, 20 साल पुराना केस निकाल के और परेशान कर रहे हैं हमें और हमारी टीम को। खैर, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया, वो अधिकारी
ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, सीनियर अधिकारी बहुत हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और उनके खिलाफ जो भी एक्शन हुआ खैर हुआ। तो आप समझ सकते। रिजाइन देने के बाद बीच में आर्थिक स्थितियां भी बहुत हुई, चूंकि सैलरी जो मिल रही थी उस हिसाब से आपके खर्चे भी रहे, उसमें भी बच्चे भी रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीजें, तो उन सबसे कैसे आपको फेस करना पड़ा, और कैसे लोगों, किन किन लोगों ने आपकी मदद की, या कुछ ऐसे जो आपके बहुत थे चहेते आपको छोड़ के चले गए, मतलब इस जीवन में एक होता नहीं कि आपने सीखा होगा किस तरीके से आप जब डीएसपी थे कैसे आपके लोग नहीं, आपके साथ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि जब मैं रिजाइन किया और शादी करते समय ही मैं एक रिटायर्ड टीचर की बेटी से शादी किया था। बहुत बड़े बड़े रिश्ते आते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। और वो पीएचडी बॉटनी डीएचयू से थी। जब मैं बनारस पोस्टेड था तो ऑलरेडी वो एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में बॉटनी पढ़ाती थी पीजी को, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को। लेकिन जब मैं रिजाइन किया तो सोचिए कि तत्काल घर संभालना था, कोई खर्चे हमारे पास नहीं थे, तो उन्होंने तुरंत एक सिंपल इंटर कॉलेज में 10,000 की सैलरी पर ज्वाइन कर लिया कि नहीं चलो घर का खर्च चलाना है। और लास्ट तक फिर वह करती रही, बच्चा एक था उसको पढ़ाती रही, सब घर उन्होंने ही मैनेज किया, और मैं फ्री होके बाहर काम कर सकता। बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जानते हैं सरकारी जब जॉब छोड़ते हैं तो सरकारी आवास खाली करना होता है। इन लोग तत्काल मुझसे सरकारी आवास खाली कराने के लिए किए, तो मैंने लिख के कोर्ट में दिया कि सर मेरे पास कोई सर पे छत नहीं है, कहीं मुझे अभी किराए का मकान तुरंत नहीं मिल रहा है, क्योंकि मामला इतना उछला हुआ था कि कोई डर के मारे अपना घर नहीं किराए पर देना चाहता था मुझे, कि माफिया मुख्तार से पंगा है, इनका मुलायम सिंह से पंगा है, किसकी हिम्मत है जो इनको घर दे दे। तो मैंने कोर्ट में बोला, तो ये हुआ कि 1 साल का मुझे मोहलत मिला। इस 1 साल में फिर मुझे न मेरे पास कोई था, जैसा बताया, न गाड़ी थी न घर था। फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की, क्योंकि सैलरी स्लिप जब तक न हो तब तक आपको लोन नहीं मिलता है। तो वो ज्वाइन करके मैंने फिर लोन लिया और फिर एक फ्लैट लिया, गाड़ी लिया चलने के लिए, और मतलब किसी तरह से हम लोगों ने ये सब मैनेज किया। पत्नी ने घर संभाला, बच्चे को संभाला, और जो सामाजिक लाइफ थी वो भी बंद नहीं किया मैंने। और मेरे यार मित्र लोगों ने मुझे खर्चे दे दे के पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाया, सब जगह पहुंचाया। आपको याद होगा आरटीआई पे मैंने बहुत बड़ा काम किया था, और 5 लाख लोग समझिए कि उत्तर प्रदेश के 1 लाख गांव है, हर गांव में मिनिमम 5 लोग ऐसे थे जो कि 10 रुपए महीना डोनेट करके कहते थे कि नहीं हम लोग चाहते हैं आप लोग मजबूत हो, सब लोग काम करें पब्लिक का। तो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जो आपने रिजाइन जब दिया था, तो मुलायम सिंह यादव और उनका जो वो गैंग्स, वो मतलब सॉरी उनके जो मंत्री थे और उनके जो अफसर थे, इन लोगों ने आपको रिजाइन रोका नहीं, मतलब रिजाइन होता नहीं एक बार कि आपको भाई मनाया जाए, रोका जाए, तो किसी ने आपको रोका नहीं किया? नहीं, बिल्कुल रोका। मैं बताऊं, मेरे सगे साड़ू उस समय नगर आयुक्त लखनऊ थे, एसपी सिंह, और मुलायम सिंह ने उनको कहा जिम्मेदारी कि आप शैलेंद्र को रोकिए, नहीं तो आपको सस्पेंड कर देंगे। और उन्होंने कहा कि शैलेंद्र देखिए अलग अपना निर्णय लेता है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं, उसने इतना बड़ा निर्णय लिया, अपने घर में नहीं पूछा, तो मैं कैसे संभाल सकता हूं। और वो जिस जगह में रहता था वहीं ऊपर टॉप फ्लोर पर हम रहते थे, नीचे वो पहले से रहते हैं। तो उनको लास्ट में दूसरे किसी केस में फंसा के फिर सस्पेंड किया मुलायम सिंह ने। आप समझ सकते हैं किस तरह से लोगों को ये प्रताड़ित करते थे। क्योंकि अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप एक माफिया से आप डायरेक्ट, जिसका नाम से लोग कांपते थे, आप पहले ऐसे अफसर हैं कि जो मतलब डायरेक्ट आप पंगा लिए और इस तरीके से किए, तो आप इस्तीफा क्यों देना, मतलब आप सरकार से डायरेक्ट आप कोर्ट जाते, आप चीजें जिस तरीके से आपको हरेस किया जा रहा था, परेशान किया जाता, आपके साथी थे कि ऐसी ऐसी चीजें हैं भाई, तो आपको ऐसे क्या, मतलब आपने सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान के लिए को देखते हुए आपने वो दबाव बना, इसके लिए आपने इस्तीफा दिया, या कुछ और वजह, इस पे थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2 वजहें थी। एक तो वजह कि हम जिस पद, जैसे शुरू मैंने बताया, पब्लिक सर्वेंट हैं हम, हमको सैलरी किस बात की मिलती है? पब्लिक के लिए काम करने के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं मिलती है। पार्टी अगर गलत निर्णय कोई हमको थोप रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे, ये मेरा धर्म है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के समय में कोई भी प्रैक्टिकल के नाम पर कोई विरोध नहीं करता। तो एक तो मैंने अपना ड्यूटी पूरा किया विरोध करके। दूसरी चीज थी कि मेरे अंदर शुरू से था, मैं आपको जान के आश्चर्य होगा, 3 अटेम्प्ट मैं मेंस ही नहीं दिया था, ये सब एग्जाम प्री क्वालिफाई करता था, फिर देता नहीं था।
धरने पे कहीं पब्लिक के हित में बैठता था। हॉस्टल में, जहाँ जीएन झा हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मैं धरने पे बैठ जाता था, मेंस सामने रहता था, धरने पे बैठ के और हम गलत अपराधियों से पंगा लेता था वहां भी, और राज्यपाल तक को हस्तक्षेप करना पड़ता था चांसलर होने के नाते। तो मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे जनता के लिए काम करना, ये मेरे दिमाग में शुरू से था, और वो मैंने अपने दादाजी से सीखा था, पिताजी से सीखा था। वही अब ये हुआ कि इतने बहादुर अफसर और सरकार जब इस तरीके से दबाव, उससे आपको लड़ना चाहिए, उससे आपको एकदम डायरेक्ट अभी उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ये कहना बड़ा आसान होता है कि आपको लड़ना चाहिए। सरकार के हाथ में हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, आपका ट्रांसफर कर दें ऐसी जगह जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे? आपको तत्काल एसीआर, जो आपकी एनुअल कैरेक्टर रिपोर्ट होती है, उसको खराब कर दें। आप क्या कर सकते हैं? आप पे कुछ भी ब्लेम लगा दें, आपके साथ सिपाही चल रहे हैं, कौन कहां मिला हुआ है। आपको याद होगा उस समय अजीत सिंह एमएलसी के गनर ने उनको मार दिया। हाँ बिल्कुल। तो आपके साथ जो चल रहे हैं, आप क्या जानते हैं कि वो कौन है? अगर किसी अपने आदमी को लाके प्लांट करके आपके साथ हादसा करा दें तो आप जानते हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती थी, मैं अपनी एनर्जी का भी उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि पूरे जान पे खेल के कोई भी काम करता हूं, सिस्टम के खिलाफ चला जा रहा है, या जो प्रैक्टिकल के नाम पे चल रहा है, पर्दे के सामने कुछ, पर्दे के पीछे कुछ। तो उस चीज से मैं समझ गया कि अब मेरा यहाँ एनर्जी का उपयोग नहीं है, और ना स्वाभिमान है, ना हमारा वो जिसके लिए शपथ लेके आया हूँ सर्विस में। क्या मैं ऐसा अधिकारी बन के बैठना पसंद करता जहां पर केवल दाल रोटी हमारी चलती रहती और कुछ भी हम हाथ मुंह दे रहते? तो ये भी धोखा था। कभी मुख्तार अंसारी से आपका डायरेक्ट आमना सामना हुआ? मुख्तार अंसारी से मेरा कभी डायरेक्ट आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन 2004 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था निर्दलीय, आपको मालूम हो कि मुझे उस समय सभी पार्टियों का ऑफर था, लेकिन मैंने किसी का टिकट नहीं लिया। और मैं निर्दल चुनाव बनारस से इसलिए लड़ा कि बनारस विद्वानों की नगरी थी। 2009 और मैंने 2009 में आप चुनाव लड़े थे सर? 2004 की बात कर रहा हूँ, जिस समय रिजाइन किया था उसी साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसी साल। फरवरी में मैंने रिजाइन किया और अप्रैल मई में चुनाव था। मैं टिकट, मुझे सबका ऑफर था, लेकिन मैंने छोड़ के बनारस चुनाव लड़ा। के बीच में ये एक कि आप एक शैलेंद्र चाहते हो या कई शैलेंद्र आप पैदा करते हैं, पता नहीं कितने शैलेंद्र निकल के आएंगे। लेकिन खैर संयोग है, अभी उस समय तक इतना जागरूकता नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था, तो वो चीज नहीं हो पाई। अच्छा, उसके बाद सिस्टम के आभास हो गया था कि कृष्णानंद राय की जब हत्या मुख्तार ने ही कराया। एक साल, हमको लगता है 2004 का ये वाकया, और 2005 में उनकी हत्या हो जाती है। 5 नवंबर में। हाँ, नवंबर में उनकी हत्या होती है। तो पौने 2 साल बाद करीब, हाँ पौने 2 साल बाद करीब उनकी हत्या हो जाती है। तो जब ये चीज़ें पता था एसटीएफ को सारे की कृष्णानंद राय की हत्या हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है, मुख्तार इस तरीके से करा सकता है, और इस तरीके से आप वेपन बरामद किए, तो सरकार क्या इस पे कदम क्यों नहीं रोक पाई? बीजेपी के साथ विधायक भी थे, तो इन लोगों ने भी शायद ये मुद्दा, जब वेपन आपने बरामद किया था तो ये शायद विधानसभा में भी उठा था, तो उस समय शायद आजम खां इसका विरोध भी किए थे, और आपके उस पे मुद्दा उठा था, तो शायद इन्होंने विरोध भी किया कि हम उस पर कोई बात नहीं करना, और आपके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। जी जी, बात सही है। देखिए, हमसे तो सभी लोग चिढ़ रहे थे उस समय, क्योंकि इन लोग का खेल बिगड़ रहा था, शासन की, एक सरकार की छवि खराब हो गई थी। ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, सदन स्थगित हो गई थी, बीजेपी ने स्थगित करा दिया। मुलायम सिंह जवाब नहीं देना चाहते थे, फिर सदन में आगे जवाब देना पड़ा, और क्या बोले, अगर आपको याद हो तो उन्होंने यही कहा कि एक अदना सा अधिकारी डिप्टी एसपी और हमें बताएगा सरकार कैसे चलानी है। ये सदन के अंदर भी बोला, बाहर भी बोला। और मीडिया ने फिर मुझसे पूछा कि शैलेंद्र जी, उन्होंने ऐसे कहा, क्या कहना है? हमने कहा मुलायम सिंह से जाके कह दीजिएगा कि मैं अदना सा अधिकारी तब था जब था, अब मैं रिजाइन कर चुका हूं, मैं एक आम नागरिक हूं, और आम नागरिक के रूप में जितना भी इनका विरोध हो सकता है या ऐसे गलत लोगों का, वो मैं करूंगा। और मैंने किया प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक के बीच में जाके। खैर, तो 2009 में भी आप शायद कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े? जी हाँ, उस समय मैंने 2005 में लास्ट में कांग्रेस ज्वाइन किया था, और 9 में लोकसभा चुनाव में चंदौली से लड़ा था। और आपको जान के 15-20 दिन पहले मेरा टिकट अनाउंस हुआ था, और उस बीच में भी सभी कास्ट इक्वेशन को तोड़ते हुए मैं 1 लाख वोट लेके आया था।
हाँ, जो कि लोगों और के लिए धनंजय सिंह और कौन वो बनारस के थे आपके, वो लड़े थे विरोध में, क्या नाम है उनका? नहीं नहीं, मुझे नाम- वो तो ब्रिजेश माफिया थे, ब्रिजेश 2012 हाँ, विधानसभा में लड़े थे। हाँ, जी जी, ब्रिजेश, जी जी उसमें भी लड़े थे और हमारे वजह से रहने से वो हार भी गए थे, बहुत पैसा जी खर्च करके भी। जी खैर ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो हम कहना चाहते थे कि लोकतंत्र है। मैंने अपने 2004 के चुनाव में जगह जगह पब्लिक से यही कहा कि भाई अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको मत का अधिकार मिला है, इसकी वैल्यू समझिए। ना आपको सड़क पे लाठी चलानी है, ना गोली चलानी है, ना शैलेंज जैसा त्याग करना है। आपको केवल कोने में जाके एक बटन दबाना है, अंतरात्मा की आवाज सुननी है, जहां ना बाहरी कोई नहीं, आप है और आपकी आत्मा है। और अगर एक बटन आप दबा के परिवर्तन ला सकते हैं, तब तो बहुत अभी कुछ बदल जाएगा। आप लेकिन नहीं अभी ला पाए तो फिर बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अभी मुख्तार अभी जेल में है, 2005 से शायद लगातार वो जेल में है, और अभी हाल में ही ये 2 महीने की बात है, वो निखत और उनके पति चित्रकूट जेल में किस तरीके से मतलब मिल रहे थे। इतना होने के बाद बीजेपी का गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी तो ऐसा कहीं लगता नहीं कि जो जेल के अधिकारी हैं या जेल उन सब की मिली भगत, माफियाओं से गठजोड़, इन सब का भी कहीं ना कहीं कुछ है। सरकार तो इस समय बीजेपी की है, लेकिन उसके बाद भी जेल में इस तरीके से मुलाकात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपके आपके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। पहला मैंने बताया कि जेल में जाके फिरौती की रकम ली गई। अब आप सोच सकते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर भी मैंने दिया है कि वर्तमान में योगी जी की सरकार में अब मुलायम के चहते अधिकारी जो एचओडी लेवल पे थे, किस तरह से हम लोग के पुराना 20 साल पुराना केस निकाल के और गैंगस्टर एक्ट में बंद करने और एंटी करप्शन की जांच कर रहे थे। तो दिक्कत तो ये है कि सरकार बदलती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब वो, मैंने कहा ना, पब्लिक सर्वेंट से गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाते हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट से फिर वो पार्टी के सर्वेंट हो गए हैं। तो कोई आवे जाए, उनकी निष्ठा अपने पार्टी के साथ है, उनको कोई हटा नहीं सकता। 30-35 साल 32 साल उनको नौकरी करनी ही करनी है। तो ऐसी स्थिति में ब्यूरोक्रेसी को अगर ठीक नहीं करेंगे, रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे, उत्तरदायी नहीं बनाएंगे, इनकी जवाबदेही नहीं तय करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आप एक को मारते रहेंगे, दूसरे पैदा होते रहेंगे। अभी आपको लगता है अभी 6 साल में, जब से 2007 से योगी जी की सरकार आई है, कुछ कंट्रोल हुआ है? माफिया कुछ जो उनके वसूली, जो सारे अवैध धंधे थे, कुछ कंट्रोल हुआ है या उसी तरीके से चल रहा है? आप अपने नजरिए से अब तक आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने उदाहरण बताऊं। योगी जी मार्च लास्ट में 2017 में मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद आपको याद होगा अगले 2-3 महीने पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासकर संगीन अपराध की बाढ़ सी आ गई। यहां तक लोग मीडिया में कहने लगे कि यार प्रायोजित तो नहीं है कि एक जगह हो रहा है। रोड होल्डअप, छनेती, डकैती, लूट, सब हत्या सब होने लगा। मैं फिर 4 जुलाई 2017 को माननीय योगी जी से मिला और मैंने उनसे यही कहा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि शासन प्रशासन का इकबाल तब कायम होता है जब हम किसी बड़े पे कार्रवाई करते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं कौवे को मार के टांग देना, तब मैसेज आता है। और योगी जी ने वही किया है। उन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा, उनकी अवैध प्रॉपर्टी जब्त की और एक संदेश दिया कि हम इस तरह के माफियाओं से कोई समझौता नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है जिसने विधानसभा में बोला हो कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे? मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कोई ऐसा बोला हो। उसके 20 या 25 दिन बाद मिट्टी में मिला दिया उन्होंने। नहीं, कह तो रहा हूं, जनता में संदेश तब जाता है। बहुत से लोग बहस करते हैं, आउट ऑफ वे जाके काम कर रहे हैं, ये है वो है। बात इसकी नहीं है। हम लोग पुलिस में थे तो बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाती थी जो शायद लोगों को कानून के दायरे में समझ में नहीं आती थी, लेकिन जनता अप्रिशिएट करती थी। लोग प्रश्न करते हैं कि आप लोग न्यायपालिका की अवमानना कर देते हैं, सब कुछ है। मैंने कहा कि नहीं, न्यायपालिका की अवमानना हम नहीं कर रहे हैं, हम अपना दायित्व तो पूरा कर रहे हैं। अगर कोई हम पे गोली चलाएगा तो हम कैसे छोड़ देंगे? मुझे याद है, मैं लखनऊ में घटना बताना चाहूंगा। लखनऊ में नया नया मैं पोस्टेड हुआ था। मायावती जी की नई नई शासन उस समय थी 2003 की, और आपको उस समय संभवतः ये याद हो
कि बीबी बख्शी जी यहाँ एसएसपी थे और पूरे स्टाफ को उन्हें एक साथ सस्पेंड और ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया था, थानेदार से इंस्पेक्टर एसएचओ से लेकर एसएसपी तक। और पूरे उत्तर प्रदेश से उन्होंने कहा जो अच्छे अधिकारी उनको लखनऊ लाके पोस्ट किया जाए। उसी क्रम में मेरी भी पोस्टिंग हुई थी। उस समय जब मैं आया तो पुलिस अपने जो एक हसनगंज जो थाना क्षेत्र था, उसमें खदरा क्षेत्र है, बड़ा नोटोरियस क्षेत्र था, वहां पुलिस गश्त नहीं करने जाती थी। और मैंने डांटा सबको कि अगर पुलिस गश्त नहीं कर रही डर के मारे कि उस पर अटैक हो जाएगा तो हम पब्लिक को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं। मैंने डांटा और भेजा, और संयोग देखिए रात को ही 12 बजे के आसपास मुझे मैसेज मिला कि मेरे सिपाहियों पर गोली चला दी अपराधियों ने। और वो भाग के हॉस्पिटल में गया, बलरामपुर हॉस्पिटल में देखा मैंने। खैर संयोग था कि गोली निकल गई थी छूते हुए, फिर उसका बंदूक से थोड़ा सा खरोच आया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस टच हल्का सा करते गोली निकल गई है, सब कुछ सेफ है। उसके बाद सुन लीजिए, सुनिए उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद मैं क्षेत्र में गया और संयोग देखिए कि वो जो 2 अपराधी थे वही मिल गए मुझे डालीगंज पुल के पास, और वही एनकाउंटर में मारे गए आमने सामने फायरिंग में। और तब मैसेज गया कि नहीं कार्रवाई होगी। दूसरे दिन विधानसभा चल रहा था, मुझे याद है मायावती सरकार थी, पूरा हंगामा मच गया। उस समय तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने फोन करके कहा कि शैलेंद्र सिंह आप अमिताभ बच्चन बन रहे हैं क्या? ये राजधानी लखनऊ है और यहाँ ऐसे नहीं काम होता है, सोच समझ के काम होता है। तो मैंने एक लाइन में जवाब दिया था कि सर अगर मेरे सिपाही पे कोई गोली चलाएगा तो मैं उसको अपने सिपाही पे माला फूल पहनाने की जगह मैं उचित समझूंगा कि उसके तस्वीर पर माला फूल पहनाया जाए। और उन्होंने गुस्से में फोन काट दिया था। तो वर्किंग ऐसे होती है तब जाके मैच। और उसके बाद पूरा हम 9 महीना वहां पोस्टेड रहे और हिम्मत नहीं थी कि एक अपराधी की कोई वहां चू कर दे। क्राइम मीटिंग होती थी, एसएसपी कहते थे शैलेंद्र तुम्हारे थाना क्षेत्र में छोड़ के आसपास सब जगह अपराध हो रहा है, तुम्हारे सर्किल में नहीं हो रहा है, क्यों? तो हमने कहा अपराधी को भी मैसेज है कि ये शैलेंद्र सिंह की सर्किल अगर घुसे तो मार दिए जाएंगे। एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से योगी जी का खौफ पूरे उत्तर प्रदेश में है कि माफिया खौफ खाते हैं। अच्छा, ये जब से योगी जी की सरकार बनी है, अब ऐसा लगता है मुख्तार का जो खौफ था वो कम हुआ है, लोगों में उसके प्रति जो डर था वो कम हुआ है? भाई आप खुद सोचिए कि आज तक मुख्तार अतीक जैसे लोगों पे सजा नहीं हो पाती थी। 44 साल में पहली बार अतीक पर सजा सुनाई गई। मुख्तार पर भी अभी पिछले 2 केस में सजा हुआ, तीसरा लगा हुआ है जो 29 अप्रैल को है। इसके पहले क्यों नहीं सजा हो जाती थी? गवाह टर्न अप नहीं होते थे, गवाह बदल जाते थे, यही तो होता था। जब शासन प्रशासन सरकार का संरक्षण हो माफियाओं के साथ, तो संभव कैसे है कि न्यायालय में निष्पक्ष न्याय मिलेगा? अब वही सरकार, निजाम बदली है, सब कुछ बदला, शासन का इकबाल कायम हुआ, सरकार की इकबाल कायम हुई, अब वही लोग सजा पा रहे हैं। तो ये तो साफ साफ उदाहरण दिखाई दे रहा है। आप बीजेपी की सरकार में भी काम को देखा, आप सपा के कार्यकाल में भी आप काम किए और मायावती के, तो इन तीनों सरकार में आपको कौन सी सरकार जो आपको अफसरों को फ्री हैंड, कि आप फ्री हैंड होकर काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, ऐसा कौन सरकार है जो दबाव नहीं डालता अफसरों पे कि फोन कर दिए, इसको छोड़ दीजिए, उसका फोन आ गया थाने से, वहां से मंत्री जी का फोन आ रहा है, हमारे आदमी को छोड़ दीजिए, उसको ही करिए? और बाकी ऐसे कौन सी सरकार आपको लगा कि जो अफसरों को फ्री हैंड दिया है अब तक? देखिए, मुझे याद है मैं बनारस में पोस्टेड था, ये 1998 की बात है। उस समय आप याद करिए कल्याण सिंह जी की सरकार थी, और कल्याण सिंह जी की सरकार में उन्होंने मंच से बोल रखा था कि अपराधी को कमर के नीचे गोली मारो, ये बचने न पाए, और 24 घंटे से लेकर 48-72 यानी 3 दिन के अंदर केस वर्कआउट होना चाहिए। तो पुलिस का हौसला बुलंद था। उस समय मैंने याद है कि बड़े माफिया और रसूख वाले लोगों को घसीट घसीट के ही चेतगंज थाने बंद किया था, और मैं भी नहीं मारता था, हमारे होमगार्ड उठा उठा के मारते थे उनको। तो जब सरकार आपके साथ हो, खुल के दे रही है समर्थन कि नहीं ऐसे गलत तत्वों से सख्ती से निपटा जाए, तो कार्रवाई होती है। अब वही सरकार मुलायम, सुन लीजिए, वही सरकार जब मुलायम सिंह जैसे लोगों की या सपा की होती है तो यही अपराधी लोग सर उठाते हैं, और मुलायम सिंह जैसे लोग कहते हैं अरे कल के छोकरे थे, गलती हो गई। क्या मैसेज दे रहे हैं भाई? आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं? तो आप सीधे सीधे प्रश्न दे रहे हैं। और अपने केस में तो खुल के देखा मैंने,
जो खुद फर्स्ट हैंड महसूस किया। मायावती के समय भी क्या था, मुलायम सिंह के से थोड़ा सा बेटर था या सपा सरकार से, लेकिन मायावती के समय में भी इतना ज्यादा मतलब खास एक वर्ग विशेष की बात होती थी, बाकी नहीं। तो वहां भी उतनी बात नहीं होती थी खुल के काम करने की। हमने, आपको याद होगा, सीओ हजरत, मैं बता रहा हूं उदाहरण सुन लीजिए, सीओ हजरतगंज में था, शासन से हुआ कि नहीं सब पे अंकुश लगाया जाए। मैंने एक होटल की चेकिंग के दौरान 10.5 लाख कैश पकड़ लिया। मैंने पूछा भाई किसका पैसा है, तो आप जानते हैं क्या बोला उसने, ये हमारे बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश सिंह जो बस्ती और गोरखपुर के एक साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनका पैसा है और मायावती जी के पार्टी फंड में जा रहा है। धमकी दिया उसने मुझे, और मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपने बीएसए से बात करो। बीएसए से बात किए तो वो मालूम है क्या कहता है, कहता है कि शैलेंद्र जी आप याद कर लीजिए, मेरे यहाँ जरा सा रेट डाला था कमिश्नर बस्ती, डीएम बस्ती और सीडीओ बस्ती ने, और 3 दिन के अंदर तीनों लोग का ट्रांसफर हुआ था। तो आप हमसे पंगा न लें, ये मायावती जी के फंड में जा रहा है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप आइए। तो खैर वो समझ गया, डर के भाग गया। मैं जब थाने पर लिखने गया, इसका केस डायरी में कहा कि इसको पैसा जब्त करो और लिखा पढ़ी करो, सब हिम्मत नहीं पड़ी किसी की कि मायावती मुख्यमंत्री है और किसकी हिम्मत है कि कोई इसको लिख दे। और अंत में सीआरपीसी के तहत नोटिस देके अपने थानेदार जो एसएचओ था उसको हटा के मैं स्वयं इंस्पेक्टर का काम किया, क्योंकि जीडी जो है, जो अकेला पुलिस अभिलेख है जो सुप्रीम कोर्ट में मान्य होता है, उसमें एंट्री अगर कोई हो जाए तो बहुत बड़ा एविडेंस होता है, और वो कंट्रोल में होता है इंस्पेक्टर के। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी पहुंचता है तो ले सकता है उसका चार्ज स्वयं। मुझे तो नहीं लगता न पहले ने कभी किसी ने इस पावर का भी उपयोग किया होगा। और वो जीडी मैंने अपने कंट्रोल में लेके अपने हाथ से लिखा, मैंने जो जो उसने बताया कि ये पैसा मायावती के जा सकता है, और इनकम टैक्स अधिकारी को बुला के वो पैसा उनको हैंडओवर कर दिया। आप क्या समझ रहे हैं कि उस समय मायावती जी को कैसा लगा होगा। उन्होंने ऊपर से नीचे तक सबको तौल दिया कि किसकी सीओ की हिम्मत हो गई कि मेरे जैसे मुख्यमंत्री के पैसा पकड़ लिया, और अंत में ट्रांसफर पोस्टिंग करके हटाया गया, मुझे सीबीसीआईडी भेजा गया। वो अलग बात है। तो जब आदमी काम करना चाहे ईमानदारी से, पब्लिक हित में, पब्लिक सर्वेंट के रूप में जिसमें आप शपथ लेके भर्ती हुए, तो पुलिस चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता, ये मेरी गारंटी है, मैंने किया है। बिल्कुल। अभी जब से योगी सरकार आई तब से देखने को भी मिल रहा है जिस तरीके से, मतलब दिन दहाड़े 2005 की घटना है, अतीक अहमद और उसके गैंग किस तरह राजू पाल की हत्या, दिन दहाड़े हत्या करते हैं। बिल्कुल उसके कोई कार्रवाई, कोई वो नहीं है, एकदम से खुलेआम चल रहा था, सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद वसूली पट्टा, सारी चीजें चल रही थी। अभी जैसे असद ने उस उमेश पाल का हत्या किया, उसके बाद देखिए 1 महीने के अंदर किस तरीके से सरकार और प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई की। ये कहा, बिल्कुल कह सकते हैं कि क्या कहते हैं। जी बोलिए। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि शासन, प्रशासन और पुलिस और एसटीएफ ये सब चाहे तो बिल्कुल क्राइम नहीं हो सकता है। चलिए, ये रही मुख्तार की बात। अब आप ये आपकी मीडिया भी कई चीजें भी आई है कि आप खेती बहुत अच्छा ऑर्गेनिक तरीके से, तो दर्शकों कुछ बताइए, आप जो स्टार्टअप अपना किए हैं किस तरीके से, कैसे उसको करते हैं, ऑर्गेनिक खेती कैसे करते हैं, और विशेष उसमें जो बात है नंदी से जो आप बिजली का उत्पादन करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो दर्शकों को जरा बताइए। नहीं, बिल्कुल बात सही है। देखिए, मैं तो जब पॉलिटिक्स में भी आया तो मैं चुनाव प्रचार जब करने गया, एक अधिकारी के रूप में मैं अपने ऑफिस बैठता था, जो मेरे पास आता था वही मैं जानता था। जब मैं पॉलिटिक्स में आया और घर घर वोट जाके मांगना शुरू किया, तब मुझे पता चला असली भारत क्या है। घर में खाने को नहीं है, अनाज कुछ नहीं है। चंदौली हमारा धान का बेल्ट है, एनआईसी पर धान का कटोरा लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां किसान मेहनत से धान पैदा करते थे और उनको कोई खरीदने नहीं वाला होता था, और धान काला पड़ जाता था रखे रखे, और कोई वैल्यू नहीं होती थी। उन्हें पौने दाम में, आधे से कम दाम में बेचते थे। तो ये पीड़ा जब किसानों के मैंने देखी तो मेरे अंदर आया कि नहीं, मैं पॉलिटिक्स जितना होना था मैं सीख चुका हूं, देख चुका हूं, मुझे अब असली रूप में किसानों के लिए काम करना है। और वो किसान की सबसे बड़ी समस्या की थी कि उसकी लागत ज्यादा है। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, हाइब्रिड बीज, डीजल से सिंचाई, ये सब बहुत ज्यादा लागत होती है, और उपज का दाम नहीं मिल रहा। वो बताया आपको कि कैसे पड़े पड़े सब खराब हो जाता है।
तो ये मैंने ठाना था कि नहीं, इसको ठीक करना है। अब उसी क्रम में मैं करते करते मैंने देखा कि देशी गाय के गोबर में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होता है और वो बैक्टीरिया ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भोजन के रूप में कन्वर्ट करता है। तो हम जितना भी बाहर से खाद और बीज ये सब हाइब्रिड डालते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। हमारा देशी बीज बहुत पर्याप्त है जो हर साल यूज कर सकते हैं। तो देशी गाय के गोबर आधारित खेती पे हमने ध्यान दिया कि देशी गाय पालना होगा। अब 5 गाय से मैंने ही लखनऊ में 2017 में अपनी गौशाला शुरू की, नई जेल के पीछे। लेकिन जब बछड़े पैदा होने लगे, क्योंकि आपको मालूम है 50% मेल होंगे, 50% फीमेल होंगे, तो योगी जी की सरकार भी बन चुकी थी, सख्त थे कि कोई गौ हत्या नहीं होगी। किसान 6 महीना में ही त्राई त्राई करने लगा था कि हम लोग के खेत पे ये जो निराश्रित गोवंश है ये चर जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, सरकार कुछ इसके लिए करे। और पूरा ये नेशनल मुद्दा हो गया था। लोग अब तो, पहले किसान गाय पालते थे, अब तो गाय बहुत कम हो गए, गाय पालना बंद कर दिए, उसके बछड़े कम कर। इसीलिए नहीं पालते थे। वो कहते थे कि साहब फ्री में भी दे देंगे तो गाय हम नहीं रखेंगे, क्योंकि इनके बछड़े को हम क्या करेंगे, यही भैंस पाल लेंगे तो पड़वा उसका कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मेल मेंबर कट जाए, खाने में चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये पाल लें तो ये कटेगा नहीं और हम खिला नहीं सकते, कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि पिछले 5 दशक में मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय जो है, जो अदर जिसको पश्चिमी यूरोप कह लीजिए या अमेरिका के लिए, सबकी एक साजिश होती थी कि भारत के कृषि को ऐसा पशुपालन से अलग करके महंगा बना दिया जाए कि ये दब जाए और हम लोग फिर आगे बढ़े। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए मैंने हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, उसमें एक PIL भी किया था कि इसमें सरकार सब बताए कि क्या रास्ता है। और माननीय योगी जी के सलाहकार जो लोग हैं, उन लोग मेरे साथ खुद बैठ के एक प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रोजेक्ट आधा लागू आधा नहीं है। यानी निराश्रित गोवंश के लिए केंद्र तो बन गए, लेकिन उनके चारे के लिए जो चारागाह की जमीन थी वो नहीं उपलब्ध हो पाई। आप सबको मालूम है कब्जा हो चुका है पिछले कई साल में। तो अब मेरे सामने प्रश्न था कि इस नंदी जी का हम क्या करें, इन बैलों का क्या करें। और मैंने फिर उस पर रिसर्च शुरू किया, हमारी पूरी टीम ने इस पर दिमाग लगाना शुरू किया और आज हम लोगों ने नंदी जी से एक ऐसा नंदी रथ बना दिया जो बिजली भी बनाता है, डायरेक्ट मैकेनिकल टू मैकेनिकल पानी निकालता है। जहां 1 एकड़ खेत की सिंचाई अगर डीजल से आप करते हैं तो 1000, 1200, 1500, कहीं कहीं 2-2 हजार तक जाता है। हरियाणा का किसान है कैसा, हमारे यहाँ 2500 लगता है। अब वो 1 एकड़ के खेत की सिंचाई अगर नंदी जी से करते हैं तो मात्र मुश्किल से 300 से 400 रुपए एकड़ में होता है। तो मैकेनिकल टू मैकेनिकल पानी निकाला, बिजली बनाया, साथ ही मैकेनिकल टू मैकेनिकल लो RPM का आटा चक्की, तेल कोल्हू चलाया, चारा मशीन काटा, थ्रेशिंग भी कर दिया। एक तरह से सीमांत कृषक जो 85% है, जिनकी छोटी जोत है, उनको ट्रैक्टर बड़े की जरूरत ही नहीं है, केवल ये नंदी रथ रख ले, अपना सब काम हो जाएगा। तो ये सब हम लोग ने, पहले नंदी से ही खेती होती थी, लोग बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, बिल्कुल, लेकिन स्वरूप अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। इतना पेशेंस नए नौजवानों के लिए विशेष रूप से नहीं है कि वो दिन भर हल लेके एक फाल का चलाते रहे और 2 दिन तक के 1 एकड़ खेत ही जोतते रहे। तो हमने पूरा विजडम को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, जिसका भारत सरकार ने भी पेटेंट दिया। और अभी 30 मार्च 2023 को जेनेवा से, जो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से, स्विट्जरलैंड में जो स्थित है, वहां से हम लोगों को पेपर पब्लिश, इस पे पेटेंट पब्लिश हुआ और मान्यता मिली पूरे विश्व लेवल पे। तो हम लोगों ने कम से कम, अभी आपके पास कितने नंदी हैं और कितने यूनिट पास तो देखिए, बनाते हैं? जब हमने ये शुरू किया तो हमारे पास उस समय तो छोटे नंदी थे, लेकिन हम 8 बैल लेते आए जो बाहर घूम रहे थे और उनको लाके ट्रेंड किया। अब हमारे जो अपने नंदी सब तैयार हो रहे हैं, ये सब मिला के कम से कम 25-30 हो गए हैं और ये पूरा हमारा सब कुछ करते हैं, सक्षम है। बिजली भी बनाते हैं, पानी निकालते हैं, खेत की सिंचाई होती है, आटा चक्की चलाते हैं, कोल्हू चलाते हैं। सब मैंने फेसबुक पेज पे अपने शैलेंद्र सिंह XDSP पर डाल रखा है, लोग कोई भी देख सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कृषि में लागत कम कर दी, क्वालिटी बढ़ा दी, क्योंकि ऑर्गेनिक, प्राकृतिक जिसको आप कहते हैं, अगर ये खेती होती है तो देशी केचुआ एक्टिव होते हैं, देशी केचुआ एक्टिव होते हैं तो वाटर ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है, खेत का ह्यूमस बढ़ता है, कार्बन बढ़ता है और पॉल्यूशन जो है वो कम होता है। और गोबर गैस के रूप में जब गैस ले लेते हैं तो मीथेन भी सीधे वायुमंडल में जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरह से एक ऐसा ग्रीन, इको सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हम लोगों ने वो
मॉडल प्रस्तुत किया है पूरे विश्व के लिए, जो एक सबके लिए आश्चर्य का विषय भी हो रहा है। अच्छा, जैसे कोई किसान, छोटा किसान जिसके पास पूंजी ना हो, वो कैसे शुरू कर सकता है? कितने उसके पास बैल हो, कितना पूंजी लगा के सारी चीजें बिजली बना सकता है, किस तरह मैं की खेती आपको कर कह सकता रहा हूँ कि सिंपल, अभी सबकी बात आप कर रहे हैं, मुझे अभी कुछ दिन पहले, करीब 10 दिन पहले, अमेरिका की एक ऐसे कंपनी ने जो वहां के बैटरी पे वर्क करती है और अमेरिकन मिलिट्री को बैटरी सप्लाई करती है, उनके मिसाइल में उनकी बैटरी लगती है। एलन मस्क का जो टेस्ला का चाइना में है, वो बैटरी उन्हीं लोगों ने सब डिजाइन की। उन लोग हमसे टाई अप करने आ रहे हैं और उन लोग बहुत विलिंग है। बार बार 3-4 राउंड की बात होती है कि सर आपके नंदी रथ में हम लोग ऐसी बैटरी लगा देंगे जो सब ये सब काम भी करता रहेगा, अपने आप आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा, और शाम को किसान आवे उसको किसी बिजली की बाहर से जरूरत नहीं है, वो खुद ही उसका नंदी रथ पावर हाउस हो जाएगा, उसके घर के लिए जितनी आवश्यकता पूरा कर लेगा। मेगावाट लेवल पे ये जा सकता है। आप अगर चाहे तो जो बड़े बड़े गोआश्रय केंद्र, हजारों वहां गोआश्रय बंद है, इसमें तो लोड खींचना नहीं, आपने देखा होगा एक ट्रेडमिल टाइप का है जिसमें बैल वॉक करते हैं, खाना भी खाते रहते हैं। है? तो इसमें कोई भी बैल भी चल सकता है, भैंसा भी चल सकता है, जो गाय दूध नहीं दे रही उनको भी एक्सरसाइज चाहिए तो वो भी चल सकती हैं, क्योंकि अब आपको चारागाह तो उपलब्ध नहीं है, घुमा नहीं सकते, तो बैठे बैठे उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है, तो उनकी एक्सरसाइज भी हो रही है, सब कुछ बन रहा है। तो एक बहुत ही इको फ्रेंडली सिस्टम गौ माता जी के आशीर्वाद से जो इजाद हो गया है, पूरा वर्ल्ड इसका लोहा मान रहा है, और उन लोग हम लोग से पेटेंट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी हमने अपील की है कि इसको अगर आप सब्सिडी दे देते हैं तो बहुत ही सस्ते में, 1/3 प्राइस में, नहीं 40-50 हजार के दाम में, जो एक डीजल पंप का दाम होता है, ये नंदीरथ किसान को उपलब्ध हो जाएगा और सबका भला हो जाएगा, ग्रीन एनर्जी का भला होगा जी। अभी अभी आपने एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन भी नंदी से कराया, उसका वीडियो और उसके फोटोज काफी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, कभी मीडिया ने कवरेज भी किया। तो ये नंदी से उद्घाटन कराने का क्या वो था, आपका दिमाग में कैसे आया उसको रेस्टोरेंट? देखिए मैं आपसे और जैसे उस रेस्टोरेंट में क्या है, उस रेस्टोरेंट के बारे में भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोग वैदिक विजडम को वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े हैं। विजडम हमारा वैदिक है। वैदिक पीरियड में आपने देखा होगा कि गोधन ही आपके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक, ये सब का आधार होता था गोधन। देवराहा बाबा जैसे संत पुरुष ने कहा है, यूट्यूब पे उनके उपदेश है, आप सुन सकते हैं, कि जिसने गोबर की महत्ता को समझ लिया उसने वो देश पे राज करेगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया बहुत हैं जो सब कुछ यूजफुल है इसके लिए। तो जब हमारे लिए गौ माता जी हमारे सब अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक का आधार है, तो उनसे बड़ा वीआईपी कोई हो सकता है? वो पूरे विश्व का पालन वो कर रहे हैं, हम उनका नहीं पालन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य अपनी अपनी सोच से हम लोगों ने, पश्चिमी सोच से प्रभावित होकर ऐसा कर रखा है कि कुत्ते टहलाना पसंद करेंगे, घर में कुत्ते रख लेंगे, लेकिन एक गौमाता नहीं रख सकते। और संतों ने कहा है जिस घर में गौमाता नहीं है वो घर श्मशान के बराबर है। इनके रेडिएशन के गोबर से वो रेडिएशन जो नेगेटिव होते हैं वो खत्म हो जाती हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव है। और हम लोगों ने अभी इसका प्रदर्शन सामने किया। एनर्जी लेवल हम लोग समझते हैं। तो जब ये इतनी इंपॉर्टेंट है जो पूरे विश्व का पालन कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा वीआईपी कोई नहीं है, इसलिए उनसे उद्घाटन कराया। आप डीएसपी, एक पीसीएस हर युवा का एक सपना होता है बनना, वहां तक आप डीएसपी अच्छे नौकरी भी थे, उसके बाद राजनीति, अब खेती। तो इन तीनों में आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आ रहा है? मतलब सबसे ज्यादा आप बेहतर किसको कहेंगे, नौकरी, राजनीति, या अब जो अपना बिजनेस या खेती कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताया कि मैंने तो सब देखा, नौकरी भी किया, राजनीति भी जीवन देखा, सामाजिक कार्य भी किया, और अब जो गौ माता से संबंधित काम कर रहा हूँ कृषि से, इसमें देखिए फायदा कितना लोगों का हो रहा है। किसान की लागत कम हो रही है, क्वालिटी की उपज हो जा रही है ऑर्गेनिक, तो दाम अच्छा मिल रहा है उनको। उन्हीं के बच्चे लो आरपीएम से नंदी जी द्वारा प्रोसेस कर रहे हैं। लो आरपीएम में प्रोसेस होने में विटामिन मिनरल सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि हाई आरपीएम में हीट इतनी होती है कि वो नष्ट हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड भी ज्यादा है। लो आरपीएम का आप जाके अमेजन पर तेल देखिए सरसों का, तो 400 रुपए 500 रुपए लीटर मिल रहा है, यानी जस्ट डबल पे। तो उन बच्चों को जॉब भी मिल रहा है। उन्हीं से हम होम डिलीवरी इसके किचन में कराते हैं कि अगर राव किचन आपको चाहिए तो यही डिलीवर कर देंगे। डिलीवर करने में जो व्हीकल यूज हो रहे हैं वो भी विदाउट डीजल है, उसका सबका पेटेंट है मेरे पास। केवल लीवर हाइड्रोलिक के माध्यम से हमने बनाया कार्ट जो आपको
तीन पहिया रिक्शा होता है उसके 1/3 पावर लगा के और 5 से 10 क्विंटल लेके 15 किलोमीटर के स्पीड में लेके जाएंगे। तो यहाँ भी आप नेचर को सुरक्षित कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं और कंज्यूमर को सिंपल केमिकल रेट पे हम ऑर्गेनिक किचन देने का वादा कर रहे हैं और दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि लागत किसान की 70% कम हो गई है। अभी हमारा जो रेस्टोरेंट उद्घाटन हुआ वहां लोग आके कहते हैं ये पूरा ऑर्गेनिक है और आप रेट रखें केमिकल का। तो मैंने कहा आप इसको खाइए तो पहले, आप विश्वास करेंगे तब ना। आज आलू की कीमत अगर आप थोक जाइए तो 4-5 रुपए किलो बिक रहा है। अभी लखीमपुर खीरी के किसानों ने मेरे कहने पे आलू पैदा किया और आप विश्वास करेंगे उनको 20 रुपए किलो थोक रेट पे मैंने आलू खरीदा। क्या बात। 20 रुपए किलो। तो किसान को भी हम भरोसा दे रहे हैं कि तुम ये उपज करोगे तो तुम्हें दाम अच्छा मिलेगा। कंज्यूमर को हम ये कह रहे हैं कि आप अगर इसको खाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और केमिकल रेट पे ही खिला रहे हैं, ये भी नहीं कि आपको ज्यादा देना है। तो ये एक बहुत बड़ी एक सोच लेके हम लोग चल रहे हैं कि जहां सबका भला हो रहा है, किसान का भला हो रहा है, बेरोजगार का भला हो रहा है, जॉब मिल रहा है, कंज्यूमर का भला हो रहा है, कम रेट में उसको ऑर्गेनिक किचन मिल रहा है और एनवायरनमेंट का आपने देखा कि कितना बड़ा भला के सॉइल हेल्थ भी सुधर रही, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट में कोई मीथेन नहीं जा रहा है, तो ऊपर एयर क्वालिटी भी आपकी अच्छी बन रही है और गवर्नमेंट का भी पैसा बच रहा है जो वो डीजल इंपोर्ट करने में खर्च करता है या केमिकल इस तरह के फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। जो प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक खेती से, जो प्रोडक्शन होता है या उसकी जो लागत आती है, जो इनऑर्गेनिक जो उट खेती होती है उसमें डिफरेंट कितने का अंतर रहता है प्रोडक्शन और देखिए बिल्कुल मैं आपसे सही कहूं, अभी एक बहुत बड़ा मिथ फैलाया गया कि ऑर्गेनिक पे आप जब जाते हैं तो आपकी उपज कम हो जाती है। एक पूरा भ्रम है ये और खासकर श्रीलंका का उदाहरण दिया जा रहा है। देखिए ऑर्गेनिक पे चेंज किया एक और पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। ये पश्चिमी देशों का खासकर जो पेस्टिसाइड मॉन्सेंटो बायर जैसी संस्थाएं हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हाइब्रिड बेचती हैं, ये उनका रचा हुआ गेम है। लाखों करोड़ का उनका बिजनेस है। तो वो सोचते हैं कि उस पे गया तो सब कुछ हम तो बेकार हो जाएंगे। तो ये जब हम लोगों ने किया खुद तो पहले ही 2 साल में 10 से 15% 20% ज्यादा उपज लिया, कम समय में लिया और 2 साल 3 साल कर ले तो आदमी तो दुगना उपज आ सकती है, गारंटी के साथ कहा जा सकता है। ये अभी ट्रेनिंग भी दिया अपने मैंने, हम खुद कर रहे हैं। मतलब तो उपज भी ज्यादा हो रही है, उपज भी ज्यादा हो रही है, कम समय भी लग रहा है, क्वालिटी की उपज हो रही है और उससे स्वास्थ्य भी आपका सबका सही है, एनवायरनमेंट भी सही है। हमें लगता है शुरू में जिस तरीके से भी उर्वरक क्षमता कम हुई है इस तरीके से, तो हमें लगता है कि 1 या 2 बार किसानों को थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद फिर मामला ठीक हो जाएगा उनका। नहीं, वो किसान जब गलती मालूम कहाँ कर रहे हैं, बेसिक जो ये भ्रम भी फैलाने में, आप गोबर गोमूत्र का ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो बीज कौन सा लगा रहे हैं? हाइब्रिड बीज। हम लोग का वो नारा है देशी गाय, देशी बीज, देशी केचुआ। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड बीज जेनेटिकली ऐसा मॉडिफाई किया गया है, उसके हाई लेवल पे आप केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं देंगे तो चलेगा ही नहीं। और देशी गोबर में डाल दिया आप तो खत्म ही है उपज पूरा। तो ये दिखाया जाता है देखो उपज नहीं हो रही है, लेकिन देशी बीज आप करते हैं जो हजारों साल से आपके वातावरण में पल्लवित पुष्पित हुआ है, यहाँ तक बना है, तो उसको आप जब उपयोग करते हैं तो उपज भी अच्छी आती है और हर साल उसको आप उपयोग कर सकते हैं। हाइब्रिड बीज तो हर साल नहीं उपयोग कर सकते, हर साल खरीदना है और 10 गुना दाम पे ज्यादा। लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, आप आगे राजनीति में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और आगे का क्या है? चुनाव राजनीति में रहेंगे, आगे जाएंगे या ऐसे ही अपना खेती और अपना बिजनेस ही स्टार्टअप ही यही सब? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अभी आपने पूछा था मुझसे कि किसमें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, तो मुझे मजा मालूम किसमें आ रहा है, जहां इतना बड़ा विजन लेके हम चल रहे हैं, जहां किसान का फायदा, बेरोजगार का फायदा, जहां कंज्यूमर का फायदा। क्या इससे बड़ा कोई राजनीतिक ग्रुप हो सकता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में? अगर इन लोग लाभान्वित हो रहे हैं एक दूसरे से एक प्लेटफॉर्म पे, तो बिना मेरे कहे सबका भला हो रहा है। राजनीतिक पावर इन लोग के पास अपने आप चली आएगी, किसी को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और मुझे अभी मीडिया में लगातार चला कि आपको सर्विस दी जा रही, बधाई, बहुत से मेरे शुभचिंतकों ने बधाई दी। तो हमने कहा भैया मैं कहीं कोई सर्विस में वापस नहीं जा रहा हूं, मैं जो मिशन पे काम कर रहा हूं वो बहुत बड़ा मिशन है, कई पीढ़ियों को यह सुधार देगा, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बड़ी चीज है।
उसको आप जो सही कर दें। कोविड में आपने देखा कि बॉडी की इम्यूनिटी नहीं सही है तो लोगों के पास धन संपदा रहते हुए भी जिंदा नहीं बच पाए। और उस बीच में जब डीजल व्हीकल और ये सब तमाम पॉल्यूशन नहीं हुआ तो कितना हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन हो गया, ग्रीन हो गया। तो हम बहुत बड़े मिशन पे हैं जहां पे राजनीतिक शक्तियां या पद महत्वपूर्ण नहीं है। ये चीजें आने वाले समय पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं जिस मिशन में हूँ संतुष्ट हूँ और गौ माता जी ऊपर वाले से ही प्रेयर करता हूँ कि मुझे इसी में रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी। आप पत्रिका फेसबुक पे आए और अपना समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद आपको भी और सभी हमारे पत्रिका के दर्शकों को भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।